Understanding is a thing that you want. You want to be able to describe it in 10 different ways in simple sentences from the ground up and rederive whatever you need. If you just memorize, you're lost. That's what separates us from the robots, that we actually understand what's going on underneath. If I were to ask it a question of, well, why did you write that? Or what does that mean? It would very quickly fall apart. So you always want to strive for understanding, not for memorization. ऑलराइट गाइस, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी पीरियोडिक फंक्शंस। और इसके नाम से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन पीरियड बाद कुछ हो रहा है। तो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो अपनी वैल्यू को एक सर्टेन इंटरवल बाद रिपीट करते हैं। जैसे साइन एक्स तुमने देखा होगा, बार बार लाइक वैसा ही ग्राफ है जो आगे कंटिन्यू होता रहता है। इसका और क्लियर आइडिया मैं थोड़ी देर में देने वाला हूँ अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, बट अभी तुम्हें रफली कुछ तो समझ आ रहा होगा। ऐसे फंक्शंस जो अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उन्हें हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। अगर हम y बराबर साइन एक्स का एग्जांपल लें, यहाँ पर मैं इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ। ये है हमारा y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, और ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ मैंने सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बनाया, ऑब्वियसली नेगेटिव में भी ये पीछे ऐसे ही रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इस ग्राफ का कौन सा वाला पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं उस पार्ट को यहाँ पर ग्रीन कलर से लेबल कर देता हूँ, और ये मैंने अपना ग्रीन पेन चलाया और उस पार्ट को मैंने पर्टिकुलरली कलर कर दिया, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, यही तुम देखोगे तो बार बार रिपीट होता जा रहा है। इसी ग्रीन वाले पार्ट को आगे जोड़ दोगे तो ये रेड वाला पार्ट तुम्हारा बन जाएगा, जिस पे मैं रेड कलर कर रहा हूँ। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है और ये रेड वाला पार्ट है, ये दोनों देखने में सेम है। इसके बाद फिर से सेम टाइप का पार्ट रिपीट हो रहा है, और पीछे भी देखोगे तो पीछे भी यही फंडा है हमारा। पीछे का जो पार्ट होगा वो भी देखने में ऐसा ही होगा। तो देख रहे हो, ये ग्रीन वाला और ये हमारा बीच वाला और ये रेड वाला, ये तीनों जो है, ये ब्लू ग्रीन और रेड तीनों देखने में हमारे एक जैसे हैं बिल्कुल। तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हैं कि साइन एक्स जो है वो अपने आप को बार बार एक सर्टेन पार्ट है साइन एक्स के ग्राफ का जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है, इसीलिए साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। ऑलराइट गाइस, तो ये है हमारा ग्राफ y बराबर ब्रैकेट एक्स का, जो इसका ग्राफ भूल गया था। अगेन आई एम गिविंग यू अलर्ट कि इस तरह के ग्राफ्स अपने को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ब्रैकेट एक्स हो गया, बॉक्स एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, ln x हो गया, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसके ग्राफ में भी अपन देख पा रहे हैं कि ये जो डंडा है, ये जो टेढ़ा डंडा है, ये अपने को बार बार रिपीट कर रहा है। एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, और अनंत काल तक ये बार बार इसी तरह से आते रहेगा। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और ऑब्वियसली हर फंक्शन का एक पीरियड होता है। पीरियड का मतलब ये है कि कितनी देर बाद या फिर एक्स की कितनी वैल्यूज़ के बाद वो खुद को रिपीट करता है। ब्रैकेट एक्स को थोड़ी देर अपन साइड में रखते हैं और साइन एक्स भाई साहब को बीच में लाते हैं, और इनकी मदद से समझेंगे कि साइन एक्स का पीरियड अपन कैसे रिडक्ट करेंगे। सो यहाँ पर बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। ग्राफ का जो पार्ट अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होता है, उसकी जो लेंथ होती है एक्स डायरेक्शन में, वही हमारे फंक्शन का पीरियड होता है। अगेन आई विल रिपीट इट, ग्राफ का जो पार्ट अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होता है, उसकी जो लेंथ होती है एक्स डायरेक्शन में, वही उसका पीरियड होता है। जैसे साइन एक्स के बारे में अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर मैं वाइट पेन की मदद से इस वाले पर्टिकुलर पार्ट की अगर लेंथ की बात करूँ, तो ये हमारा 2π के बराबर है। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है हमारा 2π के बराबर होता है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, हर 2π के बाद साइन एक्स का ग्राफ जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही नहीं है, इनफैक्ट ये भी ट्रू होगा कि लेट्स से हमारे पास साइन एक्स में अपन ने एक्स की कोई वैल्यू डाली, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स को अपन थोड़ी देर के लिए x1 लिख देते हैं। तो साइन ऑफ x1 हमारा बराबर होगा साइन ऑफ 2π प्लस x1 के। यहाँ से अपन ये देख पा रहे हैं कि हर 2π के बाद साइन x अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। x की वैल्यू तुम 1 करोड़ डालो, 0 डालो, π/3 डालो, कुछ भी डालो, ये ट्रू होगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हर 2π के बाद साइन x भाई साहब जो हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं। अगर इसको हम ग्राफ की मदद से समझे तो अच्छे से विजुलाइज करते हुए मेरी बात को सुनना। लेट्स से मैंने x की कोई भी एक रैंडम सी वैल्यू जो है पिक कर ली। लेट्स से यहाँ पर मैंने x को चुना और मैं इसको बोलता हूँ x की वैल्यू x1 है। तो इसके 2π बाद जो है हिसाब किताब क्या होगा, यहाँ पर देखना बड़े ध्यान से। अगर मैं 2π आगे जाता हूँ आगे की डायरेक्शन में, क्योंकि साइन x का पीरियड 2π है, तो जो साइन ऑफ x1 की वैल्यू होगी वही हमारी सेम वैल्यू साइन ऑफ x1 प्लस 2π भी उसी की भी सेम वैल्यू ही होगी। तो फिर मैं आगे जो है x1 प्लस 2π वाले पार्ट को अगर लेबल करूँ तो ध्यान से देखो, ये हमारा यहाँ पर आएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 2π प्लस x1। सेम चीज़ तुम आगे भी कर सकते हो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो। अगर तुम्हें 4π प्लस x1 देखना है तो डैश डैश करते रहो, 2π लेंथ की लाइन अगर क्रिएट करोगे तो ग्राफ जो है यहाँ पर आके टकराएगा और ये हमारा हो जाएगा 4π प्लस x1। तो तुम देख पा रहे हो कि x1 2π प्लस x1, 4π प्लस x1, 6π प्लस x1। इनफैक्ट तुम अगर पीछे भी जाओगे, कहने का मतलब -2π प्लस x1 पीछे की डायरेक्शन में अगर अपन देखते हैं
तो ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो ये वाला पॉइंट जो है मेरा -2π + x1 होगा। इन सभी की वैल्यूज़ अपनी, इनकी सभी का जो y कोऑर्डिनेट आएगा इन पे वो सेम होगा हमारा, क्योंकि हर 2π बाद sin x अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। तो अगर इक्वेशन वाइज हम इस चीज़ को अगर लिखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि भाई sin of x1 हमारा बराबर होगा sin of x1 + 2π, और ये हमारा बराबर होगा sin of x1 + 4π, और इस तरह से तुम आगे इसको रिपीट करते रहो। 2π के और मल्टीपल्स ऐड कर सकते हो। इसको अगर अपन समराइज करके लिखे तो अपन कह सकते हैं कि sin of x1 = sin of x1 साथ में आ जाएगा प्लस का 2π × n, जहाँ पर n हमारा एक इंटीजर होगा। तो ये जो 2π भाई साहब है हमारे sin x का पीरियड हो जाएंगे। आई होप ग्राफ की मदद से तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि sin 3 + 2π, sin 3 + 4π, sin 3 + 6π सबकी वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि हर 2π बाद sin x भाई साहब अपने आप को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थ्योरी की लाइन लिखी हुई है दैट सेज इफ़ fx = f of x + nt, और यहाँ पर n जो है हमारा एक इंटीजर है, लाइक 1 2 3 4 -1 0 भी डाल सकते हो। तो जो t होता है वो हमारे फंक्शन का पीरियड हो जाता है। जैसे sin x एग्जाम्पल में अपन ने देखा था कि हमारा भाई sin of x बराबर था हमारा sin of x + 2π × n। तो यहाँ पर हमारा 2π इसका पीरियड हो गया था। इसी तरह से एक जनरल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जो fx है हमारा वो f of x + nt के बराबर होगा, क्योंकि हर t बाद जो fx अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि fx की वैल्यू f of x + t होगी, और फिर t बाद अपने आप को रिपीट करेगा ये, तो f of x + t में भी t ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर t बाद रिपीट कर रहा है ना, तो x + t में अपन t + t लिख देंगे, तो ये बेसिकली हमारा 2t हो जाएगा। फिर एक और t ऐड कर देंगे तो 3t 4t, ऐसे अलग अलग t आ सकते हैं। इसीलिए इसको जनरलाइज करके अपन ऐसे लिख देते हैं जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अभी चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होंगी, मैंने बेस बिल्ड करने में इनफ टाइम इन्वेस्ट कर दिया है। हमें अलग अलग तरह के फंक्शंस दिए जाते हैं, उनका पीरियड अपने को कैलकुलेट करना होता है। मेथड्स होते हैं करने के, कुछ का डायरेक्टली देख के पता चल जाता है, कुछ का देख निकालने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, देख के डायरेक्टली पता नहीं चल रहा होता है। ऑल्सो ये चीज़ ध्यान रखना कि हर फंक्शन का पीरियड नहीं होता है ना, कुछ फंक्शंस होते हैं जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे होते। जैसे ये भाई साहब है, ये मेरा y = x² है, इसका कोई पीरियड नहीं है, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो बढ़ता चला जा रहा है। इस डायरेक्शन में जाओगे तो बढ़ता चला जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो भी बढ़ता ही चला जा रहा है। वाई कोऑर्डिनेट तो बढ़ता ही जा रहा है ना, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव में और बढ़ाते जा रहे हैं अपन मैग्नीट्यूड वाइज। सेम गोज विद अपना e⁻x ले लो, वो भी अपना इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये अपना कोई भी लाइक पीरियोडिक फंक्शन के तो आसपास भी नहीं होता। तो हमारे जो कुछ फंक्शंस होते हैं बेसिक फंक्शंस, जिनका पीरियड अपने को पता होना चाहिए। जो ब्रैकेट x है उसको देखोगे तो हर 1 यूनिट बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि ब्रैकेट ऑफ x = ब्रैकेट ऑफ x + 1, या फिर 1 के साथ अगर जनरलाइज वे में n मल्टीप्लाई करके लिख दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन साथ में मल्टीप्लाई में n भी लिख देते हैं, और 1 को हटा ही देते हैं। 1 + n तो भाई 1 × n तो n ही होता है। तो ब्रैकेट ऑफ x = ब्रैकेट ऑफ x + n। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ब्रैकेट x का पीरियड अपना 1 होता है। तो अपन ने ग्राफ भी बनाया था, तो अपन को याद है भाई हर 1 यूनिट बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा था। ये 1 यूनिट होता था, फिर रिपीट करता था 1 यूनिट बाद, फिर 1 यूनिट बाद। तो इस तरह से भाई हमारा ब्रैकेट x काम करता था। तो कुछ बेसिक फंक्शन है जिनके पीरियड अपने को पता होना चाहिए। sin x हो गया हमारा, cos x हो गया, या फिर cosec x और sec x होगा। ये तो इन्हीं के लाइक रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका पीरियड और उनका पीरियड सेम ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं tan x और cot x के। तो tan x और cot x का जब तुम ग्राफ देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा जो इंटरवल अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है उसकी जो x डायरेक्शन में अगर तुम लेंथ देखोगे तो वो हमारी पाई के बराबर आएगी। तो इनका पीरियड अपना पाई के बराबर होता है। ये अपने को याद रखना, ध्यान रखना, और चाहो तो एक बार ग्राफ में भी विजुअलाइज करके भी इसको फील लेकर भी देख सकते हो। ब्रैकेट x का पीरियड अपना 1 के बराबर होता है। एक हमारा बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फंक्शन होता है, नंबरिंग करता हूँ पहले, 1 2 3 है ना, और ये मेरा y = c है। इट इज़ नथिंग बट y = कांस्टेंट। कांस्टेंट की तुम कुछ भी वैल्यू डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी डाल सकते हो। नाउ आई वांट यू गाइस टू पोस्ट द वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट्स। आराम से 1-2 मिनट का टाइम लो, क्योंकि डीप थिंकिंग वाला सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि डीप थिंकिंग वाले पार्ट में तुम खुद से दिमाग लगाओ। तो पोस्ट द वीडियो एंड टेल मी कि तुम्हें क्या लगता है y = कांस्टेंट है ना, लाइक कोई भी 3 मान लो, y = 3 का पीरियड अपना क्या होना चाहिए। इसका ग्राफ मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये अपना y = 3 का ग्राफ ऐसा देखने में होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसका पीरियड अपना क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और अभी ट्राई करके मुझे बताओ। तो आई होप तुमने दिमाग लगाया होगा। इसका मैं अब राज का खुलासा कर देता हूँ। इसका कोई भी पीरियड नहीं होता, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो बेसिकली y = कांस्टेंट कोई भी ले लो, 3 4 √4 √5 -5, इनका पीरियड डिफाइंड नहीं होता, बट ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो अपन ऐसे करके लिखते हैं PERIODIC पीरियोडिक, और कॉमा करके, बट पीरियड नॉट डिफाइंड है ना, बट लगा दो। जो भी बेसिक बात तो तुम्हें समझनी है, लिखो कैसे भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
तो बेसिकली y बराबर कांस्टेंट हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, बट उसका पीरियड डिफाइंड नहीं है। 1 के बाद भी रिपीट कर रहा है, 2 के बाद भी, हर 2 के बाद भी रिपीट कर रहा है, हर 3 के बाद भी रिपीट कर रहा है ना, हर लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है ये। तो इसका एक कोई भी अपन फंडामेंटल पीरियड अपन बता ही नहीं सकते। लाइक दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू इसका पीरियड हो जाएगी, और दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू और दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यू, ये दोनों डिफाइंड ही नहीं होती, कोई नहीं बता सकता क्या होती है। अब अपन कुछ और फंक्शंस के पीरियड की बात कर लेते हैं। नंबर 5 पे आते हैं हमारे मॉडुलस लगाने वाला हूँ इस बार मैं। साइन एक्स पर मैंने मॉड लगाया, सेम चीज़ मैं कॉस एक्स पे भी लगा दूंगा, पर पहले मैं मॉड साइन एक्स के पीरियड की बात करता हूँ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि भाई साइन एक्स तो 2 पाई बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, तो मॉड साइन एक्स भी 2 पाई बाद ही अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। ये सही बात है, बिल्कुल मैं भी एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल टिक लगा दिया इसी बात पे मैंने भाई। बट 2 पाई साइन एक्स का पीरियड नहीं बोलेंगे हम। इसके लिए मैं एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। बेसिकली सवाल वाला जब हमसे पीरियड पूछ रहा होता है तो हमें एक्चुअली में फंडामेंटल पीरियड बताना होता है। अब क्या डिफरेंस है सिर्फ बोलने में कि भाई पीरियड क्या है या फिर फंडामेंटल पीरियड क्या है? डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल इज सबसे छोटा पीरियड। जैसे साइन एक्स भाई साहब है ना, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। हर 2 पाई बाद साइन एक्स अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। पर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि हर 4 पाई बाद भी तो साइन एक्स अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। लाइक 2 पाई बाद रिपीट कर रहा है तो 4 पाई बाद भी करेगा ही, क्योंकि 2 इंटू 2 पाई 4 पाई होता है। कहने का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय एन। इसमें कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी लॉजिकल है। या फिर 6 पाई भी पीरियड बोल सकता हूँ, 8 पाई, मतलब सारे इवन मल्टीपल्स में साइन एक्स के पीरियड बोल सकता हूँ। और ये बिल्कुल सही बात है, ये साइन एक्स के पीरियड होंगे, क्योंकि हर 4 पाई बाद लाइक साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई बिल्कुल ट्रू है, 6 पाई भी ट्रू है, सारे के सारे पीरियड है। बट फंडामेंटल पीरियड सिर्फ एक होता है जो कि सबसे छोटा पीरियड होता है। अब ध्यान रखना, मेंस वाले कई बार जब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो वो लैंग्वेज के साथ थोड़े लूज होते हैं। जब वो पीरियड की बात कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली में फंडामेंटल पीरियड पूछ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको हो सकता है कई बार पीरियड बुला दूँ, बट एक्चुअली मैं फंडामेंटल पीरियड कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से y बराबर कांस्टेंट की अगर अपन ने बात करी थी तो 2, 3, 4, 5 हर नंबर उसका पीरियड हो सकता है, बट फंडामेंटल पीरियड उसका डिफाइंड नहीं है ना। तो अगेन थोड़ी लूज लैंग्वेज हो गई, हमें प्रिसाइजली बोलना चाहिए कि फंडामेंटल पीरियड क्या है, जो कि y बराबर कांस्टेंट का डिफाइंड नहीं है। आई होप ये इतनी देर से जो मैं बड़बड़ कर रहा हूँ ऐसे तुम्हारे कान के नीचे से निकल गई होगी, समझ आ गया होगा। बड़े लाइक अच्छे से पेशेंटफुली समझा रहा हूँ मैं। तो बेसिकली अब अपने को मॉड ऑफ साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड निकालना है। 2 पाई पीरियड होगा मैंने माना, बट फंडामेंटल पीरियड वो नहीं है। इसी बात का तो सवाल है, ट्विस्ट है भाई सवाल में। तो पहला ऐसा सवाल आया जिसमें अपने को डायरेक्ट ग्राफ से देख के नहीं बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वैसे डायरेक्ट ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं अगर तुम ध्यान से देखो। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ मैंने शुरुआत में जब अपन फंक्शंस की थ्योरी पढ़ रहे थे और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी थी तो मैंने मॉड साइन एक्स का ग्राफ बताया था तुम्हें। मॉड में क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट है वो एज इट इज ऊपर आ जाता है। तो जैसे साइन एक्स में साइन एक्स का ग्राफ क्या ये होता है, तो इसका नीचे वाला पार्ट क्या है ये वाला, इसको एज इट इज ऊपर ले आएंगे अपन, है ना। नीचे वाले पार्ट को अपन इरेज कर देते हैं। ये मैंने ली मीडियम इरेजर और इसको कर दिया बड़े अच्छे से इरेज, है ना। तो ये वाला पार्ट भी ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली जो मॉड साइन एक्स होता है इसका ग्राफ हमारा देखने में कुछ ऐसा होता है, सारे के सारे ऊपर लम्स आ जाते हैं। अब ये मैंने थोड़े अनसिमेट्रिक टेढ़े मेढ़े बनाए, इनको बिल्कुल सीधा इमेजिन करके देखना है ना, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरह से। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि पहले तो यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरे को लगता है कि मेरे को नया ग्राफ बना ही लेना चाहिए। ऑल राइट, तो पहले वाले से तो बेटर ही है, मतलब इतना भी मैंने परफेक्ट नहीं बनाया, बट पहले वाले से तो बेटर ही है। अब यहाँ पर अपन देखें तो ये वाला जो लूप है, लंप बोल लूँ मैं इसे, कुछ भी बोल लो, चढ़ाई बोल लो, जो मर्जी है बोल लो। तो ये जो चढ़ाई है, ये चढ़ाई और उतार भी है, दोनों ही है। तो एक तरह से एक तरफ चढ़ रहा है एक तरफ उतर रहा है, मैं इसे लंप बोलूँगा, ठीक है। तो ये लंप अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसके आगे भी सेम लंप रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो साइन एक्स था उसमें ये पूरा पोर्शन कलेक्टिवली अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा था। उसके बाद फिर से सेम एज इट इज पोर्शन हमारा आगे लग गया था लाइन में, है ना। तो साइन एक्स का पीरियड अपना इस पोर्शन की लेंथ थी जो कि हमारा 2 पाई था। बट यहाँ पर जो पोर्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है उसकी लेंथ जो है अपनी 2 पाई नहीं है, उसकी लेंथ इस बार और छोटी हो गई है, पाई हो गई है ना। मॉड साइन एक्स की अगर अपन बात करें तो मॉड साइन एक्स जो होता है उसका पीरियड हमारा पाई होता है, ना कि 2 पाई होता है। और ये अपने को ग्राफ से देख के बताना है, या फिर इसको अपन इक्वेशन वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन वाइज भाई कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हमारा कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है तो वो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, टी हमारा फिक्स्ड रहता है जो कि फंक्शन का पीरियड होता है। अब मान लो मैंने सोचा भाई ट्राई करके देखता हूँ, पाई डाल के देखता हूँ साइन एक्स वाले फंडे में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए एफ एक्स को हटा देते हैं, अपन साइन एक्स को गेम में लाते हैं। इनफैक्ट मॉड साइन एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो मॉड साइन एक्स को गेम में लाएंगे। तो मॉड ऑफ साइन एक्स, मैं बस चेक करने के लिए कि शायद हो सकता है ट्रू निकला है,
क्या मेरा बराबर होता है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई के। तो मैंने जब इसको खोलने की कोशिश करी तो यहाँ पर तुम साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और अगर किसी को डायरेक्टली याद है तो पता होना चाहिए कि ये अपना माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, और ये बाहर मॉड लगा हुआ है तो माइनस साइन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये एट द एंड तुम्हारा मॉड ऑफ साइन एक्स के बराबर ही निकल के आएगा। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई है, यानी कि इसका जो पीरियड है वो हमारा पाई है। ये अपन ने इक्वेशन वाइज सॉल्व किया इस चीज़ को, और ग्राफिकली भी देख लिया, इक्वेशन वाइज भी देख लिया। आई होप ये तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, साइन एक्स का मॉड, कॉस एक्स का मॉड, टेन एक्स का, कॉट एक्स का मॉड, सबका जो मॉड है उनका जो पीरियड है हमारा पाई निकल के आता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार 10x का पीरियड भी पाई था, मॉड 10x का पीरियड भी पाई है, तो ऑब्वियसली तुम 10x का जब ग्राफ प्लॉट करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि उसका पीरियड हमारा पाई ही होता है, ऐसे आधा पाई बाय 2 नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मॉड लगा दिया तो पीरियड आधा हो गया। अब साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बिहेव कर रहा था इसलिए उसका ऐसा हो गया। यहाँ पर मैं अगर तुम चाहो तो 10x का चलो दिखाई देता हूँ, क्लियर हो जाए, डाउट नहीं रहना चाहिए मन में कोई भी। ये मैंने यहाँ पर 10x का ग्राफ बनाया है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये अपने आप को देखो बार बार रिपीट कर रहा है, फिर से यही जो वेव है अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है, और इस वाले पार्ट की लेंथ हमारी पाई होती है। जब मैं इस पर मॉड लगाता हूँ तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था जो नीचे वाला पार्ट है वो एज इट इज़ ऊपर आ जाता है। तो ये एज इट इज़ अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो कैसा बनेगा भाई, ये देखने में हमारा कुछ ऐसा बनेगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो फ्लावर सा बन गया है, इससे मेरे को पुष्पा मूवी का डायलॉग याद आ गया, फ्लावर से फ्लावर नहीं है मैं फायर है, जो कि काफ़ी ख़राब डायलॉग था, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है अगेन इसकी लेंथ पाई है, और ये पूरा पूरा पार्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ये एक छोटा सा डंडा जो है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो, है ना। यहाँ पर अपन देख सकते हैं इस वाले पार्ट की लेंथ जो है वो पाई बाय 2 है। ये अपने आप को बार बार रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। वेयर एज अपन कह सकते हैं कि ये जो पूरा कलेक्टिव फ्लावर है, फ्लावर नाम दे देते हैं इसे, ये जो पूरा कलेक्टिव फ्लावर है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। एक बार आया फिर दोबारा आया, फिर ऐसे ये इनलाइन पीछे भी आता जाएगा, आगे भी आता जाएगा। और इस फ्लावर की लेंथ जो है वो एक्स वाई अगर अपन देखें तो पाई के बराबर ही है। तो दिस इज हाउ हमने डिडक्ट किया कि भाई मॉड ऑफ 10x का पीरियड भी हमारा पाई ही रहेगा। वैसे तो ये डायरेक्ट याद होने वाली चीज़ें हैं, जो मैंने शुरू में ही सारे लिखवाए हैं ये डायरेक्टली तुम्हें याद होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि तुम अलग से इनको कैलकुलेट करके देख रहे हो। तो मैंने बहुत टाइम दे के समझा दिए भाई, आई होप कभी नहीं भूलोगे तुम्हें। अब हम पीरियोडिक फंक्शंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए कान खोल के ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पीरियोडिक फंक्शंस में। इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स चीज़ सीखेंगे, बट ये सेकंड नंबर की चीज़ है ना, बड़े ध्यान से समझना। ऑलराइट गाइस, तो ये दिव्य बात है ना, हाथ जोड़ लो भाई। मैंने एक्चुअली में हाथ जोड़ लिया रिकॉर्ड करते करते, ये बहुत काम आने वाली, क्योंकि ये जो दिव्य बात है इसको बड़े ध्यान से अपन पढ़ते हैं। इफ़ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, ठीक है, एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, देन दैट का मतलब पीरियड ही है ना, पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स विल बी टी बाई मॉड ए। ध्यान सुनो क्या हुआ यहाँ पे, एग्जाम्पल की मदद से अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि अगर साइन एक्स भाई साहब का पीरियड हमारा 2 पाई के बराबर होता है, तो अगर मैं एक्स की जगह 8x कर दूँ, 8x, चलो कोई और नंबर लेते हैं, या फिर और भी छोड़ो, बहुत ही गंदा था कुछ लेते हैं, रूट पाई लेते हैं, तो साइन ऑफ रूट पाई x अगर मैं कर दूं तो भाई इसका पीरियड मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई, जो कि ओरिजिनल पीरियड था, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जो साथ में नंबर मल्टीप्लाइड था, दैट इज रूट पाई। ये हमारा साइन ऑफ रूट पाई x का पीरियड हो जाएगा। मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ रूट पाई बार जो है ये साइन रूट पाई x अपने आप को रिपीट करेगा। इसका लॉजिक अगर मैं बहुत ही एकदम सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि जब भी हम किसी फंक्शन में लेट से एफ एक्स है और उसको अपन एफ ऑफ ए एक्स कर देते हैं, तो फंक्शन हमारा श्रिंक या फिर श्रेल हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन ए की वैल्यू क्या है। श्रिंक मतलब सिकुड़ गया है ना, वो किशमिश होती है, किशमिश श्रेल हो जाती है, पानी डाल दोगे तो किशमिश थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसमें से बिल्कुल पानी सुखा दोगे, गर्मी में रख दोगे 2-3 दिन तक तो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, है ना। तो वही फंडा है फंक्शन में, जब अपन एक्स के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ए एक्स कर रहे होते हैं, तो वो श्रिंक या फिर श्रेल हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें एक पैराबोला का एग्जाम्पल दूं, तो जैसे मेरा पैराबोला है, पैराबोला की मैं शब्द गलत बोल दिया, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, लाइक काफ़ी सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड फील करने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं y बराबर एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। तो जैसे ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, अब इसी की जगह मैं y बराबर 2x स्क्वायर कर दूँ, या फिर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का तो ये ग्राफ है, वाइट कलर से लिख देते हैं भाई, क्यों अलग अलग कलर यूज़ करने। ये मेरा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब मैं y बराबर 4x स्क्वायर का बनाता हूँ, है ना। 4x स्क्वायर का कहने का मतलब हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख पा रहे हो x की जगह मैंने 2x कर दिया है, तो इसका ग्राफ जो है थोड़ा शेरल हो जाएगा, मतलब थोड़ा देख रहे हो बीच में आ गया, थोड़ा पतला हो गया। इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करता जो 1 से छोटा था, लेट्स से मैंने 1/2x स्क्वायर लिखा है, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँगा तो ये थोड़ा और फैल जाएगा, ये मेरा श्रेल हो जाएगा, है ना। वो ग्रीन वाला तो श्रिंक हो गया था, एक्स स्क्वायर को श्रिंक कर दिया तो 2x स्क्वायर बन गया, और इसको ही मैं श्रेल कर दूँ तो ये मेरा 1/2x स्क्वायर बन जाएगा।
देख रहे हो 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने पर 1 से छोटा, या फिर 0 से 1 के बीच में नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या अंतर हो रहा है। अब अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। तो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि श्रिंक और श्रेल हो रहा है। तो लाइक ग्राफ अगर श्रिंक और श्रेल हो रहा है, ध्यान से सुनना दिल लगा के, ग्राफ अगर श्रिंक और श्रेल हो रहा है तो पीरियड भी तो श्रिंक और श्रेल हो सकता है। पीरियड लाइक पूरे ग्राफ में से पानी निकाल दिया, किशमिश में से पानी निकाल दिया, तो उसके पीरियड में से भी तुमने थोड़ा पानी निकाल दिया और वो छोटा हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। थोड़ा 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 अपने को समझ आ रहा होगा, और थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया भी देता जा रहा हूँ। हालांकि इतना डीप डिस्कशन नहीं होता है, बट अगेन यार तुम जी एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए नहीं कर रहे हो। ऐसा होता है, देखो कोचिंग में आमतौर पे जो ये पढ़ाया जा रहा होता है ना, तो टीचर्स जो है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सवाल करते करते खुद से फिगर आउट कर लेगा। जितना काम का होता है फॉर्मूला वार्मूला एक हद तक वो कराते हुए चलते हैं, और बाकी सारी चीज़ें सवालों में आ रही हो। पर यहाँ पर अपन थ्योरी में भी इसको अलग से ट्रीट कर रहे होंगे, सवालों में भी अलग से ट्रीट कर रहे होंगे। आई एम नॉट सेइंग हर टीचर ऐसा करता है, बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डायरेक्टली आपको काम की बात बताई जा रही होती है, आगे बढ़ो, है ना। ज़्यादा डीप थिंकिंग के लिए इन्फोर्स नहीं किया जा रहा होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस। ऑल्सो एक और मैं थ्योरी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बता देता हूँ, ये वैसे ऑब्वियस है बट स्टिल याद रखना तो अपने को है ही। इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी देन दैट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज ऑल्सो टी। ऑल्सो नहीं लिखा है बट इस टी लिखा है, एक ही बात है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर तुम समझ पा रहे हो कि मैंने कोई नंबर ऐड कर दिया तो पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऐड करने से क्या होता है, जब कोई लाइक एक्स की जगह ए प्लस एक्स तुम कर रहे होते हो ना ग्राफ में, तो थोड़ा आगे खिसक रहा होता है, बस एक्स एक्सिस में थोड़ा ए डायरेक्शन में आगे खिसक गया या पीछे खिसक गया। तो ग्राफ आगे खिसके या पीछे खिसके से पीरियड में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। साइन एक्स का वो पार्ट तो इंटैक्ट ही रहेगा ना, उसको थोड़ी छेड़ा अपन ने, श्रिंक या निचोड़ा तोड़ा मरोड़ा थोड़ी, है ना। तो ये भी समझ लेना भाई, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक टॉपिक अपन एंड में पढ़ रहे होंगे, उसमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक्स को ए प्लस एक्स जब कर दिया तो क्या हुआ। ये वैसे 11th में ही पढ़ाया जाता है, ग्राफ को थोड़ा आगे खिसका दिया या पीछे खिसका दिया, डिपेंडिंग ऑन ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसी के साथ अपन एक छोटा सा सवाल यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेते हैं, जहाँ पर अपन tan ऑफ 3x प्लस π/3 का पीरियड बताना है। तो एज आई टोल्ड यू कि इसका पीरियड जो है लाइक कोई नंबर ऐड कर रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जो tan 3x का पीरियड होगा वही tan 3x प्लस π/3 का पीरियड होगा। तो सेम एज पीरियड ऑफ tan 3x, और tan 3x का पीरियड वही अपने को याद होना चाहिए। tan x का याद है अपने को, पाई के बराबर होता है, और 3 मल्टीप्लाई किया है तो π/mod ऑफ 3 जो कि 3 के बराबर होता है। तो tan 3x का पीरियड जो है वो अपना, ज़्यादा लंबा एरो बना दिया मैंने, जो tan 3x भाई साहब है उनका पीरियड हमारा π/3 के बराबर हो जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ऑल राइट गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। अब काफ़ी सारे लोग चौंक गए होंगे, भाई ये नया शब्द कहाँ से आ गया, कंपोजिट फंक्शन तो बताया नहीं, और पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन बताने की बातें चल रही हैं, यहाँ पे मजाक हो रहा है। नहीं भाई, बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा। पहले समझा देता हूँ क्या होते हैं ये कंपोजिट फंक्शन। बेसिकली फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स की जगह तुमने कोई फंक्शन ठूस दिया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो समझ रहे हो, एक्स की जगह अब मैं पूरा जी एक्स डालूंगा। इसका अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो लेट्स से मेरा एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू साइन एक्स के बराबर है। अब मैंने एफ एक्स के अंदर एक दूसरा फंक्शन डाल, दूसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। पहले जी एक्स मेरा बनाया ई की पावर एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये मेरा साइन ऑफ ई की पावर एक्स, नीचे लिख देता हूँ, साइन ऑफ ई की पावर एक्स के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो, एक्स की जगह एफ एक्स में पूरा जी एक्स ही डाल दिया, तो ये हमारे कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया, तो जो पीरियड है वो किस तरह से वेरी करता है इस बारे में अपने को चर्चा करनी है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, अभी हाल समझ जाओगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी अंग्रेज़ी जो है मैंने लिख दी है, और ऊपर का पहले पार्ट मिटा लेते हैं, गंदगी क्रिएट कर रहा है फालतू में। ऑल राइट, तो पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पर हेडिंग, और इसके नीचे अपने लिखा है कि पीरियड ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज़ दैट ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स का जो पीरियड होगा वो जी ऑफ एफ एक्स का पीरियड होगा। मतलब बेसिकली एफ एक्स जब जब अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा होगा तो जी एक्स भी तभी अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा होगा। ये तो अपन फील करके देख सकते हैं, जस्टिफाइड बात है भाई। बट एक खतरनाक बात इन लोगों ने लिख दी भाई, इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉलर पीरियड है। इसका क्या मतलब है भाई, मतलब जी ऑफ एफ एक्स का पीरियड जो है वो एफ एक्स के पीरियड के बराबर ही होगा अगर कोई और छोटा पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब और छोटा पीरियड भी एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। एंड दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सबसे पहले एक बड़ा ही बेसिक सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं भाई, कटघरे में खड़ा करते हैं अपने साइन ऑफ कॉस एक्स भाई साहब को। तो ये हमारा एक तरह से कंपोजिट फंक्शन ही है, साइन एक्स में एक्स की जगह पूरा कॉस एक्स ही डाल दिया। तो यहाँ पर cos x का जो पीरियड है वो अपना 2 होता है, तो कायदे से हमारा साइन ऑफ cos x का पीरियड भी 2 होना चाहिए।
अपन इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, इक्वेशन के थ्रू। ध्यान रखना ये तरीका होता है वेरीफाई करने का, बार बार हर सवाल में अपने को यही ट्राई करके देखना होता है। अपन देखेंगे भाई क्या अपना एफ ऑफ एक्स बराबर आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई के। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ क्या मेरा साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स बराबर आ रहा है साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 पाई के, ये अपने को चेक करना है। तो भाई कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 पाई अपने को पता है कॉस एक्स के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर मेरा बड़े अच्छे से बड़े आराम से क्लियर हो गया है कि हमारा इसका पीरियड जो है 2 पाई होता है। बट ये तो लाइक आसान ही था, लाइक इसमें क्या था, मतलब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन तो आया नहीं। उन लोगों ने बोला था इफ़ वाली बात लिखी थी भाई कि अगर छोटा पीरियड एग्जिस्ट करता होगा, वो स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ हुआ, वो स्टेटमेंट का यूज़ होगा इस एग्जाम्पल में जो अब देने वाला हूँ। अगर हम बात करें कॉस ऑफ कॉस एक्स के पीरियड की, तो कायदे से भाई कॉस एक्स का पीरियड अपना 2 पाई होता है, और कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। तो एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं क्या ये हमारा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस 2 पाई कॉस ऑफ कॉस एक्स के बराबर आएगा। बिल्कुल आएगा भाई, ये हमारा कॉस एक्स के बराबर ही है, और ये कॉस ऑफ कॉस एक्स ही आ गया ना एट दी एंड। तो बट एक गड़बड़ है यहाँ पे, बहुत ही सटल गड़बड़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं एक बार चेक करके देखूं क्या इसका पीरियड पाई भी हो सकता है, तो मुझे बहुत ही खतरनाक बात जानने को मिलेगी। अगर मैं इसको खोलूं तो ये मेरा माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, है ना। कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला से भी खोल सकते हो, और वैसे याद भी होना चाहिए। तो कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स बन जाएगा ये, और बाहर एक कॉस लगा भी हुआ है, ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स हमारा कॉस ऑफ कॉस एक्स के बराबर ही होगा। तो भाई साहब ये तो खतरनाक बात हो गई। अगर इसको मैं एफ एक्स मानता हूँ तो यहाँ से मेरा निकल के आ रहा है, ब्लू कलर से नीचे लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, मतलब इसका पीरियड पाई भी है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जब मैं पीरियड की बात करता हूँ तो मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड ही निकालना होता है अपने को। तो 2 पाई भी पीरियड होगा बट फंडामेंटल पीरियड पाई होगा, और हमें फंडामेंटल पीरियड ही निकालना होता है। तो यहाँ से अपन ने जब अलग से चेक किया तो अपने को पता चला पाई भी पीरियड है भाई, क्या पता पाई/2 भी हो, वो भी चेक करके देखना होता है। और ये अपने को ना थोड़ा इंट्यूशन कैसे लगेगा, लाइक कोई क्यों सोचेगा कि मैं पाई ट्राई करके देखूँ या पाई/2 ट्राई करके देखूँ। कोई ऐसे सोचेगा कि जब वो फंक्शन की शक्ल देखेगा, देखो मैं दोनों फंक्शन, इससे पहले वाला और ये वाला, दोनों को अभी यहाँ पर कटघरे में ला के रखता हूँ। पहले वाले में मैंने देखा भाई 2 पाई के साथ मैंने वेरीफाई किया, मैंने पाई के साथ भी वेरीफाई करके देखा, तो मेरे को लाइक डायरेक्टली फील आ जाना चाहिए कि कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई मेरा माइनस कॉस एक्स देगा, और साइन से माइनस बाहर आ जाता है, पर कॉस से माइनस बाहर नहीं आता, वो अंदर ही अंदर न्यूट्रलाइज हो जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, माइनस हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता थीटा के आगे। तो जब कोई इंसान इन ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के साथ यूज टू होगा, जो कि तुम ये फंक्शन के सवाल करते करते ही हो जाओगे, इट्स टोटली फाइन। अब जैसे ये माइनस वाली प्रॉपर्टी बताई है ना, तो जब भी कॉस ऑफ कॉस एक्स या कॉस ऑफ साइन एक्स की भी अगर मैं बात करूँ, तो कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड भी तुम्हारा पाई होगा। ये खुद से वेरीफाई करके एक बार देख सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ एक्स प्लस पाई माइनस साइन एक्स देगा और फिर से माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा, कॉस के अंदर बैठा है क्योंकि वो। तो ऐसे करके लाइक किसी को रफ आइडिया लग सकता है कि, और जनरली जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, तो लेट से 2 पाई है तो अपन इस तरह की वैल्यूज चेक करते हैं, पाई 2 पाई पाई/2। अपने को थोड़ा इंट्यूशन आ जाता है ना इन तीनों वैल्यूज़ पे, अपन ज़रूर चेक करके देखते हैं कि भाई इनमें से कोई एक पीरियड तो नहीं है, क्योंकि कई बार देखने में पीरियड 2 पाई लग रहा होता है बट होता पाई/2 है या फिर पाई है। तो ये अपने को डाल के एक्चुअली में चेक करना पड़ता है। किस इक्वेशन में डालना होता है, सिंपली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू अलग अलग करके बदल बदल के डालते रहो, वेरीफाई करो, और इनमें से एक ना एक बारी निकल के आ जाती है जो कि हमारा आंसर होती है। तो अगेन कॉस ऑफ कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई तो था ही, अपने जो अपन ने शुरू में जो थ्योरी की वो देखी थी लाइन, इसके हिसाब से एफ एक्स का जो पीरियड है ना, कॉस ऑफ कॉस एक्स में जो कॉस एक्स का पीरियड है ना, वो अपना 2 पाई था। बट उसने साथ में ये भी लिखा था इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉलर पीरियड, जो कि कर रहा था हमारे एग्जाम्पल में, जो कि पाई के बराबर था। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। काफ़ी आसान था ये, पहला लाइक बेसिक सवाल है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे सामने आने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत ऑब्वियस हो जाना चाहिए, तभी हम आगे वाले क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर पाएंगे। अभी हमारे सामने स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस हैं और इनको हमें ऑब्जर्व करना है और भाई पीरियड की अपनी वैल्यू बतानी है। लाइक तीनों सवालों में अलग अलग ऑब्वियसली आंसर्स आएंगे जो कि अपने को कैलकुलेट करके बताने हैं। जल्दी जल्दी फटफट में समझाता जाता हूँ। पहला वाला 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर बॉक्स x है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस बॉक्स x, है ना। पावर को बेसिकली क्लब कर दिया एक ही उसमें, और x माइनस बॉक्स x अपना ब्रैकेट x के बराबर होता है, तो ये 2 की पावर ब्रैकेट x बन गया। ये एक तरह से तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन ही है। अगर मैं f(x) को बोल लूँ 2 की पावर x और gx को बोल लूँ अपना ब्रैकेट ऑफ x, तो ये एक तरह से तुम्हारा देखो अगर ध्यान से तो f ऑफ gx ही दे रखा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर वही होगा जो gx का अपना पीरियड होना चाहिए। अगर कोई छोटा पीरियड एग्जिस्ट करता है
तो फिर वो छोटा पीरियड हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर ब्रैकेट एक्स में अगर देखें तो ब्रैकेट एक्स का पीरियड 1 होता है। क्या इसको ऑब्जर्व करके देखने से तुम्हें फील आ रहा है कि कोई छोटा पीरियड भी हो सकता है? मुझे तो नहीं भी आ रहा, फिर भी अपनी सहानुभूति के लिए अपन ट्राई करके देख सकते हैं 1/2 वगैरह डाल के। और जिन क्वेश्चन में हो रहा होता है ना छोटा पीरियड आंसर, लाइक और छोटा पीरियड एग्जिस्ट कर रहा होता है, उनमें एक सर्टेन स्ट्रेंज पैटर्न होता है, वो तुम कर करके ट्राई कर करके अपने आप तुम्हें समझ आने लग जाएगा, तुम्हारा इंट्यूशन अपने आप वर्क करेगा जब 20-30 सवाल लगा लोगे इसके। तो इसका आंसर भाई, इसका पीरियड अपना बेसिकली 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट एक्स का पीरियड 1 होता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ई की पावर साइन एक्स है ना, ई की पावर एक्स में एक्स की जगह साइन एक्स कर दिया है, तो वही कंपोजिट फंक्शन का एक अपना एग्जांपल है। जो साइन एक्स का पीरियड होगा वही इसका आंसर होगा, जो कि अपना 2 पाई होता है। अच्छा ये भाई साहब जो है अगला सवाल जो है ये थोड़ा बेटर सवाल बोलूँगा मैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। ऑलराइट, सो बिफोर आई गेट ऑन टू द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 मिनट एटलीस्ट तुम इसमें इन्वेस्ट करो और फिगर आउट करने की कोशिश करो कि इसका पीरियड अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, आई होप तुमने क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट किया होगा। नाउ आई विल गेट टू द सोल्यूशन। बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारी बारीकियाँ हैं जिसमें अपने को याद रखनी है, और इस तरह से सुनना कि 1-1.5-2 महीने बाद भी अगर मैं तुमसे पूछूँ तो तुम इस तरह का सवाल या ये सवाल सॉल्व कर पाओ। ऑलराइट, तो अपने को याद है यार, कोई भी फंक्शन लाइक लेट्स से पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड अपना टी है, तो वो ये प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो करता है, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स हमारा बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर वो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो इसका पीरियड जो है अपना टी के बराबर हो जाएगा। तो सेम चीज़ अपनी यहाँ पर होने वाली है। ये जो अपना अजीब सा फंक्शन हम लोग दे रखा है π/2 बॉक्स 10 का मेल जोल दे रखा है, तालमेल दे रखा है, जो भी बोल लो, ये भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई tan ऑफ π/2 और साथ में बॉक्स एक्स डाल दिया, ये तो भाई मेरा सिंपल एफ एक्स हो गया, ये मेरा बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी के। ठीक है, तो π/2 तो एज इट इज़ लिखेंगे और बॉक्स एक्स में हमारा एक्स की जगह एक्स प्लस टी हो जाएगा। मैंने मान लिया कि कोई पीरियड टी है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अब मैं टी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ दिमाग लगाना शुरू करूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, टैन के अंदर दो अलग अलग टैन्स हैं इक्वल टू के दो तरफा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, इन दोनों में अलग अलग थीटाज है हमारे। इसको अगर मैं θ1 मान लूँ, इसको अगर मैं θ2 मान लूँ, तो ये θ1 जो है और θ2 है, ये दोनों बराबर नहीं है। बड़ी बेसिक सी ऑब्वियस सी बात है, क्लियरली अपने को दिख रहा है बराबर तो ये किसी भी एंगल से नहीं है। बट एक आगे अपन एक चीज़ देखने वाले हैं, इसी वजह से मैं इसको पहले से ही अलग से लिख के रख रहा हूँ, वो तुम्हें थोड़ी देर में रियलाइज़ हो जाएगी। सो आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया हो कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी अपने बराबर नहीं होते। सॉरी, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी तो बराबर होते हैं, बट एक्स और एक्स प्लस टी बराबर नहीं हो सकते। वो तभी होंगे जब टी की वैल्यू 0 होगी, और टी की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। इसीलिए मैंने बोला कि θ1 नॉट इक्वल टू θ2। बेसिक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, उसी को 2-3 बार मैंने रिपीट करके बोल दिया है, क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि x की कोई भी एक रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ जिससे मैं t कैलकुलेट आसानी से कर पाऊँ। और सबसे बढ़िया वैल्यू, सबसे फिट वैल्यू क्या होगी? 50 डालूँ x की वैल्यू तो कैलकुलेट करना आसान रहेगा, या फिर 1 डालूँ, या फिर -50 डालूँ, या फिर 0 डालूँ। ऑब्वियसली 0 डालूँगा तो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। तो मैं भाई tan ऑफ π/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर बॉक्स ऑफ 0 मेरा 0 के बराबर ही हो जाएगा, तो मैंने x की वैल्यू सिंपली 0 डाल दी। और राइट हैंड साइड पे भी अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा tan ऑफ π/2 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स ऑफ t, और ये पूरा का पूरा मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा tan ऑफ π/2 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू 0। ना अगर अब किसी को याद हो, हमने ये चैप्टर की जब शुरुआत करी थी तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा देखा था, और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो अपन ने याद करी थी, जिसमें से एक थी कि जब tan थीटा हमारा 0 के बराबर होता है तो थीटा की वैल्यू n पाई के बराबर होती है। ना अगेन आई एम सेइंग गाइस, ये प्रॉपर्टीज़ बार बार इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है। मैंने शुरू में रिवाइज भी करवा दी थी, तो प्लीज़ उस वीडियो के लिंक को रेफर करके जाके देख सकते हो। मेरे ख्याल से पार्ट 2 या पार्ट 3 था, या फिर पार्ट 1 भी हो सकता है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर। नहीं, हाँ पार्ट 2 था शायद, तो जाके से देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ थी, जिसको भी इनमें डाउट है, बहुत बार स्टक हो गए चैप्टर में अगर इनमें डाउट रहा तो, ठीक है। तो अगेन आई राइट इट डाउन ओवर हियर। सो π/2 बॉक्स ऑफ t की वैल्यू जो है ये हमारी n पाई के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने छोटा सा लिख दिया, एक काम करते हैं बीच में लिख देते हैं भाई, साइड में लिखने का क्या सेंस है, बात तो मेन ही है हमारी। और यहाँ पर n भाई साहब जो है हमारे, वो कोई भी आपके एक इंटीजर हो सकते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर। ये थीटा माना तो tan थीटा 0 है, तो थीटा की वैल्यू n पाई के बराबर होगी। नाउ आई विल क्रॉस कैंसिल पाई फ्रॉम पाई, एंड बॉक्स ऑफ t विल नाउ बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। और n जो है हमारा वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। नाउ वी नो दैट किसी भी फंक्शन का पीरियड जो है वो भाई अपना पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव पीरियड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर अपन बोल देंगे कि भाई n को अपन z प्लस बोल देते हैं, लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट 0 को भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसा मैंने क्यों बोला 0 को? लेट्स से मैंने n की वैल्यू 0 मान ली, तो मेरा बॉक्स ऑफ t जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला था ऊपर कि θ1 नॉट इक्वल टू θ2 है, जो कि
ये θ1 और θ2 यहाँ पर है, जो कि इसके लिए भी ट्रू होगा, θ1 और θ2 है ना, क्योंकि एक x है और एक x प्लस टी है ना, तो f ऑफ x और f ऑफ x प्लस टी, तो x और x प्लस टी तो अलग अलग होते हैं ना, और ये हमारा θ2 था। तो अगर बॉक्स ऑफ t 0 हो गया तो फिर θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएंगे, जो कि होना नहीं है, वो अपन ने ऊपर पहले लिख दिया था। अब मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग इसके लॉजिक पे स्टक हो रहे होंगे, इट्स टोटली ऑल राइट, इस पर स्टक होना, इस पर कन्फ्यूज़ होना जायज़ है। दोबारा से वीडियो को रिवर्ट बैक करो, पीछे जाके देखो मैंने क्या बोला था, क्या रीजनिंग दी थी, क्यों ये बराबर नहीं हो सकते, और फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बराबर नहीं हो सकते भाई, तो n की जो हमारी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी वो अपनी 1 होगी, ठीक है। तो ये 2 के बराबर मैंने माना लेट से, तो मेरी t की मिनिमम वैल्यू निकालनी है मेरे को, है ना, क्योंकि मेरे को फंडामेंटल पीरियड कैलकुलेट करना है, मेरे को नॉर्मल पीरियड थोड़ी कैलकुलेट करना है। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, जब पीरियड पूछा जाता है तो दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग फंडामेंटल पीरियड। तो बॉक्स ऑफ t अगर 2 के बराबर है तो t मेरा बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 से लेके 3 के बीच, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या है t की, मिनिमम वैल्यू भाई 2 हो जाएगी, तो यहाँ से 2 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नाउ आई नो इस क्वेश्चन में यार बहुत सारे रूल्स इस्तेमाल हो रहे थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हो रही थी, कुछ पीरियोडिक फंक्शंस के रूल्स इस्तेमाल हो रहे थे, तो जायज़ है कोई स्टूडेंट इस पर अच्छा खासा कन्फ्यूजन में आ जाएगा, तो इट्स टोटली फाइन। आई वुड से 5 से 6 से 7 से 8 मिनट इसमें इन्वेस्ट करो। इफ़ यू स्टिल फील लाइक कि हाँ भी कन्फ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ है, तो एक कमेंट्स में पूछ सकते हो। अदरवाइज अपनी एक डाउट लॉग मेंटेन करके रखना है, कॉपी मेंटेन करके रखना है, जिसमें तुम अपने जो भी पेंडिंग डाउट्स हैं, बी इट कंसेप्चुअल या फिर सवाल से रिलेटेड, उस सवाल का रेफरेंस तुमने कहाँ, किस बुक में देखा, किस लेक्चर में देखा, किस टाइम पे देखा, उसको नोट करके रख लो और खुद से पॉन्डर करो डेली बेसिस पे। अगर खुद से भी बहुत टाइम हो गया पॉन्डर करते करते नहीं कर पा रहे हो, तो गेट एन असिस्टेंस ऑफ अ पर्सनल डाउट सॉल्वर, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल राइट, नाउ विल मूव ऑन फॉरवर्ड। ऑल राइट गाइस, तो अपन ने पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो एक एनालॉजी में तो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, एक जैसे कोई अपना घर होता है ना, कोई सेकंड फ्लोर है लेट से किसी घर का, तो वो लेट से 3-4 पिलर्स पे हमारा जो है टिका हुआ है। तो अपन ने भी बहुत सारे पिलर्स के बारे में जान लिया कि हाँ भाई ये पीरियड होता है, एफ ऑफ ए एक्स अगर अपना दे रखा होता है तो पीरियड अपन ऐसे मॉड ऑफ ए से डिवाइड करके निकालते हैं। साइन एक्स का पीरियड, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड अलग अलग होता है। मॉडुलस फंक्शन मॉड लगा देते हैं जब साइन एक्स पे, तो उसका पीरियड ऐसे बदल जाता है। तो अपन ने अलग अलग जो पिलर्स हैं उनके बारे में सीख लिया है ना, सीख लिया तो मतलब वो पिलर्स बिल्ड हो गए। अब एक आखिरी पिलर जो है वो बचा है, जो कि सबसे हैवी पिलर है, और जब ये पिलर भी अपन सीख लेंगे तो अपन फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट इस जो क्वेश्चंस एक्चुअली में जेईई मेंस या फिर एडवांस में आते हैं उनको ट्राई कर पाएंगे। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन ट्राई किए वो एक इंडिविजुअल पिलर पे या फिर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। अब जो आगे ट्राई करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी, ये ग्रीन वाले पिलर को सीखने के बाद, जो कि सबसे मेजर पिलर है, उसको सीखने के बाद जो क्वेश्चन ट्राई करेंगे वो सारे मिक्सड होने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही होंगी जो अपन ने अभी सीखी, और क्वेश्चन आसान होने वाले हैं, इतना कोई टफ नहीं होगा। लाइक टफ क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं, बट मेंस में रिलेटिवली आसान क्वेश्चन ही तुम्हें देखने को मिलेंगे। एडवांस में हालांकि अच्छे मिल सकते हैं, अच्छे भी क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे, चिल मारो। अभी जो लास्ट टाइम क्वेश्चन अपन ने ट्राई किया था वो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन में उसे बोलूँगा। ऑल राइट, तो आखिरी पिलर को अपन कंप्लीट करेंगे, फिर अपन 2-3 सवाल सॉल्व करेंगे जो मिक्सड होंगे बिल्कुल, जो एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में हमारे आते हैं। ऑल राइट, सो अपनी 2 फंक्शंस हैं, है ना, पी और क्यू, सॉरी एफ एक्स और जी एक्स, कहाँ पी और क्यू आ गया, पी और क्यू आगे आएंगे, कन्फ्यूज़ हो गया मैं। ऑल राइट, तो दोनों फंक्शंस के हमारे अलग अलग पीरियड्स हैं, ठीक है। जो हमारा एफ एक्स है उसका पीरियड हमारा पी है, और जो जी एक्स है उसका पीरियड अपना क्यू है। तो वही सेम प्रॉपर्टी हमारी हमेशा ट्रू होगी कि एफ ऑफ एक्स बराबर मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस क्यू होगा एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। या फिर एन का मल्टीप्लाई कर दूँ, एन कोई इंटीजर है तो ये भी हमेशा ट्रू होगा ना, क्यू प्लस क्यू एक और क्यू जोड़ते जाओ तो वैल्यू तो रिपीट होती जाएगी ना। सेम गोज विद तुम पी लगा दो। अच्छा, यहाँ मैंने एक गड़बड़ी कर दी, एफ एक्स का पीरियड तो पी है, तो कायदे से मुझे यहाँ पर पी लिखना चाहिए, मैंने क्यू लिख दिया है, तो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट, ये मैंने पी लिख दिया। ऑल राइट, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये अपन ने समझ लिया एफ एक्स का पीरियड अपना पी है और जी एक्स का पीरियड अपना क्यू है। और पी और क्यू जो है ना वो ऐसे नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है, वो अजीब सी वैल्यूज़ हैं उनकी। जैसे जो अपने पी भाई साहब हैं उनकी वैल्यू है m/n, ठीक है, और जो क्यू भाई साहब हैं उनकी वैल्यू अपनी r/s है। और ये m/n/r/s अपने आप में इंटीजर्स हैं और को प्राइम्स हैं। ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं है कि लाइक 2/4 हो गया तो ये क्रॉस कैंसिल होकर 1/2 बन जाए, नहीं, ये एम्पेरिकल फॉर्म में है। क्रॉस कैंसिल होने के बाद जो बचता है वो ये वो है ना, m और n। लाइक इस फ्रैक्शन को तुम और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते, इस फॉर्मेट में है ये, समझ रहे हो। इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब तुमने बेसिकली करा क्या भाई, तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया और एक फाइनल फंक्शन बनाया जिसको तुमने नाम दे दिया भाई एच एक्स। अब सवाल वाला तुमसे पूछेगा कि भाई एच एक्स का पीरियड क्या है। अच्छा, ये तो शुरुआत है, वो बाद में तुम्हारे साथ 5-6 फंक्शन और ऐड कर देगा, तुम्हारा वो एल एक्स भी ऐड कर देगा जिसका कोई अजीब सा पीरियड होगा, है ना। लेट से k/r कर दो, कुछ भी कर दो, है ना, जो भी वो सवाल वाले पर डिपेंड करता है, सवाल देखेंगे भी समझ में आ जाएगा।
सो द मेन थिंग इज़ कि दो फंक्शंस हैं, दोनों के अपने सेपरेट पीरियड्स हैं, और जो इस बार पीरियड्स हैं वो हमारे फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, ऐसे नहीं 2 और 3, 4 और 5 ऐसे नहीं है पीरियड्स। तो जो फंक्शन ऐड करा अपन ने उसका अपने को पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है अपने को ये देखना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से भाई, दिमाग और दिल दोनों, सबको जो भी है लगा सकते हो भाई लगा दो। रजाई कंबल गद्दों में बैठे हो तो उठ के एकदम बैक स्ट्रेट करके बैठ लो, क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं जेई में। तो लेट्स से ये जो एच एक्स है इसका पीरियड अपना टी है, तो टी की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पर ये ध्यान रखना। टी होने वाला है एल सी एम ऑफ, आने वाला है अपना यहाँ पर एम और आर, है ना, एम और आर का एलसीएम लेना है, और नीचे आने वाला है डिनोमिनेटर में एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ऊपर है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एच सी एफ ऑफ एन कॉमा एस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक अगर लेट्स से इसका एग्जांपल अगर अपन देखें तो लेट्स से इसकी वैल्यू 3/7 है और इसकी वैल्यू अपनी 5/2 है, तो इन दोनों का जो एडिशन मिलके जो नया फंक्शन बनेगा उसका अगर अपन पीरियड की बात करेंगे, सो इट विल बी एल सी एम ऑफ, क्या आ जाएगा ये अपना 3 और 5 डिवाइडेड बाय एच सी एफ ऑफ अपना कितना है भाई 7, और साथ में है 2। अब काफ़ी सारे लोग भूल गए होंगे 10th क्लास में एल सी एम और एच सी एफ क्या था, मेरे ख्याल से बीच में ट्राई करने का कभी किसी को मौका नहीं मिला होगा, तो मैं थोड़ा सा एक क्विक रिकैप देता हूँ भाई एल सी एम और एच सी एफ कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, जो भी भूल गया उसके लिए। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं, एक दो नंबर्स को कंसिडर करते हैं। एक अपन ले लेते हैं लेट्स से 24, एक अपन ले लेते हैं 36। तो सबसे पहले अपन इनके कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो 2 × 12 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर अपना 18 आ जाएगा। ये पैटर्न तो मैं याद होगा, 10th में तुमने करा होगा इसको कई बार यूज़। 2 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, और ये अपन ध्यान रखना एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके बाद में एचसीएफ बताऊंगा। इसके बाद दोनों कॉमन फैक्टर अपना 3 हो जाएगा, तो ये 3 2s और 3 3s आ जाएगा। तो एट द एंड हमारे 2 और 3 बच गए। इसके बाद जो ये दो अपने बचे नंबर्स हैं और ये तीनों जो नंबर्स हैं इनको अपन प्रोडक्ट लाइक मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बिकम 2 × 2 × 3 × 2 × 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 72। तो ये बेसिकली लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इसको एक बार वैसे फील से भी समझ सकते हो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि भाई 24 और 36 की टेबल है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, है ना, टेबल है। 36 की भी ऐसी टेबल है। तो इन दोनों के टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा आने वाला है, वो 72 है। 24 × 3 72 होता है, 36 × 2 72 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो सबसे कम है ना, कॉमन फैक्टर तो और बहुत सारे होने वाले हैं, बट सबसे कम वाला कौन सा है, 72 है। 72 वो नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। तो ऐसे समझ सकते हैं। जिनके थोड़े बेसिक्स अनक्लियर थे उनके लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी लोग तो आगे बढ़ सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से आते हैं निकालना। अब हम बात करते हैं HCF की। तो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म से अगर अपन देखें तो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अपन ऐसे मतलब समझेंगे कि इन दोनों का एक फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है। ऐसे तो 2 भी इन दोनों का फैक्टर है, 2 इन दोनों लाइक 2 × 12 24 होता है, 2 × अपना 18 36 होता है ना। 4 भी इन दोनों का फैक्टर होगा। तो सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर होगा 2 × 2 × 3, इन तीनों का मल्टीपल जो कि इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स थे उन सबका मल्टीपल, जो कि हमारा आ जाएगा 4 3 जा 12। तो 12 यहाँ पर अपना HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM में अपन क्या देख रहे थे भाई, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, बेसिकली ऐसा नंबर जिसके ये दोनों फैक्टर थे, ऐसा नंबर जो लोएस्ट है और इसके ये दोनों फैक्टर थे। HCF में अपन क्या देख रहे थे भाई, इन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है ना, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों का फैक्टर है। तो आई होप दिस इज वेरी बेसिक थिंग एंड इट इज़ क्लियर टू यू। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने सीख लिया भाई हमारे जो दो फंक्शंस होते हैं, एक का पीरियड अपना m/n, एक का पीरियड अपना r/s, और अपने को कैसे जो है LCM और HCF कैलकुलेट करना है। वेराज अगर अपन एक सिंपल केस की बात करें, लेट से हमारे पास hx की वैल्यू दे रखी है fx + gx सिंपली, और इन दोनों का पीरियड अपने को लेट से कोई इंटीग्रल पीरियड दे रखा है। इसका पीरियड लेट से अपने को 2 दे रखा है, इसका पीरियड अपने को 3 दे रखा है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको 2/1 3/1 मान लो और सेम फंडा अप्लाई कर दो। अब HCF नीचे क्या आएगा, HCF 1,1, इसका HCF 1 ही होगा भाई एनीवे, तो इसको सीधे इग्नोर कर सकते हो। इसका आंसर सीधे LCM ऑफ 2,3 हो जाएगा। अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर है तो भाई इनका लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 के बराबर होगा, 2 × 3 दैट इज, तो यहाँ पर 6 अपना आंसर हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे काम करेगा भाई पीरियोडिक फंक्शन में, दो पीरियोडिक फंक्शंस को जब ऐड कर रहे हैं। अब इसका एक लाइव एग्जांपल, एक्चुअल एग्जांपल भी देख लेते हैं अपन। लेट से हमको दे रखा है fx = sin πx + ब्रैकेट ऑफ x/3। अब ब्रैकेट वही वाला ब्रैकेट है, ये हर बार मैं अलग से क्वेश्चन में मेंशन नहीं करने वाला, मोस्ट ऑफ द टाइम्स में बोलूँगा इसे। तो देखो यहाँ पर तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, fx का पीरियड अगर 2π है, sin x का पीरियड अगर 2π है, तो sin πx का पीरियड क्या होगा, 2π डिवाइडेड बाय mod ऑफ पाई विच इज़ 2। तो इसका पीरियड अपना 2 आ गया। एक बार मैं इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लिख देता हूँ। तो इसका पीरियड हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाय mod ऑफ पाई विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब सेम चीज़ यहाँ पे इसका ओरिजिनली ब्रैकेट x का पीरियड कितना होता है, 1 होता है।
ठीक है। अब इसमें क्या है, ब्रैकेट ऑफ 1/3x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 के बराबर अपना, ठीक है। तो ये एक का पीरियड 2 है, एक का पीरियड 3 है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया है भाई, दोनों का कोलैबोरेटिव पीरियड LCM ऑफ 2 और 3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 6 आंसर। ओके, अभी अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के सामने, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस के जो पीरियड्स हैं यहाँ पे क्लब हो चुके हैं, बट ध्यान से समझना है इसको कैसे सॉल्व करना है भाई। तो पहले इंडिविजुअल फंक्शंस का पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये सबसे सिंपल लग रहा है, साधारण लग रहा है बिल्कुल, tan ऑफ 2/3x है, तो tan x का पाई था, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2/3। तो इसको अगर मैं अलग से लिख दूँ बढ़िया तरह से, तो दिस विल बी 3π/2 है ना, इसका पीरियड अपना 3π/2 होगा। तो सब कुछ मिटाते हैं, सीधे पीरियड लिखते हैं डायरेक्टली, भाई अब तो एक्सपर्ट हो गए हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 3π/2। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड अपना क्या था, स्क्वायर भी क्यों, पावर 4 लगी है ना, तो कॉस की पावर 4x का पीरियड अगर किसी को याद हो तो 2π नहीं होता था, अपना पाई होता था, क्योंकि कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स होता था, और पावर इवन है तो माइनस साइन डिजॉल्व हो जाएगा। आई होप तुम सेंस बना पा रहे होगे, बट फिर भी एक बार वेरीफाई करके देख लो, कॉस की पावर 4x इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4x प्लस पाई होता है कि नहीं। अगर ऐसा है तो पाई उसका पीरियड है, रीज़न तो मैं अपने आप समझ आ जाएगा, पाई और 2π अलग अलग डाल के देखो। ध्यान रखना, एक भी चीज़ ऐसे नहीं जानी है कि हाँ हाँ ये तो सही बोल रहा है, ये तो सही बोल रहा है, मतलब समझ नहीं आई और तुमने बोल दिया ये तो सही बोल रहा है। अगर ये जो स्टूडेंट करेगा उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, लिटरली जी एडवांस के नाम पे उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, वो मजाक कर रहा है, वो बस वीडियो को देख रहा है, वो समझ नहीं रहा है ढंग से, और समझ नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है देखने का। ऑलराइट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसका जो पीरियड था अपना, ये था अपना पाई के बराबर है ना, 2π नहीं था, पाई था। और कॉस की कोई भी इवन पावर ले लो, सबका पीरियड अपना पाई होता है, सेम गोज विथ साइन। तो अगर इसका पीरियड पाई है और इसमें तुमने x की जगह 3x/4 कर दिया, तो ये क्या पीरियड बन जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 3/4 है ना, π/a। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पर ये 4π/3 आ जाएगा इसका पीरियड। तो यहाँ पर सब कुछ भाई तामझाम मिटा के मैं इसका डायरेक्ट पीरियड ही लिख देता हूँ, दिस विल बी 4π डिवाइडेड बाय 3। नाउ सेम गोज विद दिस वन, साइन मॉड एक्स का पीरियड अपना पाई होता है, तो साइन लाइक मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स बोल दिया, सॉरी अपॉलॉजीज फॉर दैट, मैंने साइन मॉड एक्स बोल दिया, जो कि अलग है मॉड ऑफ साइन एक्स से, यहाँ पे साइन के बाहर मॉड लगाए। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड अपना पाई होता था, वी रिमेंबर मॉड ऑफ साइन एक्स। इसका ग्राफ अगर किसी को याद हो, ऐसे लम्स आए थे हमारे बहुत सारे, जो हर पाई यूनिट बाद रिपीट हो रहे थे। तो इसका पीरियड जो है अपना पाई होता है, उसमें तुमने x के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो π/mod 7 हो जाएगा, विच इज़ π/7 इटसेल्फ। तो ये सिंपली अपना यहाँ पर π/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अपने को LCM और HCF का फंडा अप्लाई करना है। ये 3 फंक्शन है जो ऐड होके दे रखे हैं। अब बीच में साइन माइनस हो या प्लस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एट दी एंड ऐड ही हो रखा है। ऐसे तुम कर सकते हो प्लस माइनस ऑफ, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो एक तरह से 3 अलग अलग फंक्शन ऐड ही हो रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपना सेम फंडा अप्लाई करेंगे अपन, LCM ऑफ न्यूमरेटर में आएगा पाई, 4π और साथ में अपना 3π आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपना आएगा HCF ऑफ 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7, 3 और 2 का HCF देखोगे तो वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि इनका कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, लाइक 1 ही है, क्योंकि तीनों में कोई है ही नहीं कॉमन फैक्टर। पिछली बार तो था, इसमें तो कोई है ही नहीं, 1 ही है तीनों में कॉमन फैक्टर। तो इसका तो ये HCF तो अपना 1 के बराबर आ जाएगा। LCM इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमन जो पाई है उसको निकाल दो, तीनों में से पाई कॉमन निकाल दो, और 1, 4 और 3 का LCM कैलकुलेट कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 1, 4 और 3। ना 1, 4 और 3 में अगर तुम लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे तो अगेन सेम प्रोसेस अपने रिपीट करेंगे, इन तीनों में कोई भी एक तो मल्टीपल कॉमन नहीं है, तो ये एट दी एंड तुम्हारा 4, 3 12 के बराबर ही हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय पाई जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं 12π विल बी द कॉमन पीरियड ऑफ लाइक एडिशन ऑफ ऑल दीज फंक्शन विच इज इक्वल्स टू दिस रिजल्टेंट फंक्शन दैट इज fx। भाई साहब सही सवाल था, काफ़ी बड़ा सवाल था। वो डाउट्स तुम्हारे बेसिक क्लियर हो गए होंगे। ये एक अच्छा सवाल अपन ने प्रैक्टिस कर दिया। दिस इज अ स्टैंडर्ड जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन आई वुड से। एडवांस में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं तुम्हें कराऊंगा, तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर अपन LCM और HCF वगैरह के बारे में कुछ बेसिक बातें यहाँ पर अपन समझ लेते हैं। हमारा कभी भी एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का LCM नहीं हो सकता, है ना। जैसे √3 और 2, इन दोनों के बीच का कोई LCM नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है, लेट्स से fx और साथ में gx दे रखा है, और इसका जो पीरियड है वो 2 है, इसका पीरियड √3 है, या फिर इन अ वे जनरलाइज वे में आई वांट टू से कि इसका पीरियड इरैशनल है और इसका पीरियड रैशनल है, तो इसका जो कंबाइंड फंक्शन hx बनेगा वो पीरियोडिक नहीं होगा हमारा। या फिर लेट्स से कि ये हमारा √3 की जगह हमारा √5 है, तो √3 और √5 का भी हमारा जो है लाइक LCM पॉसिबल नहीं है। यू कांट से इट इज़ √3 मल्टीप्लाइड बाय √5 दैट इज √15, ये ऐसे नहीं कह सकते अपन। तो जैसे अपने दोनों इरैशनल हैं तो भी जो पीरियड है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट वन दैट इज
अगर मैं इसको बोल दूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, तो पीरियड पॉसिबल है, तो पीरियड एक्चुअली में दोनों का 2√3 हो जाएगा। बहुत ही सटल तरह से सेंगेज बुक में ये एक पैराग्राफ में लाइन दे रखी है, जो कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मुझे लगता है इसे इग्नोर कर देंगे, बट प्लीज़ तुम्हें इग्नोर नहीं करनी है। और हो सकता है जे एडवांस इस पर खेल जाए, वो तुमसे सवाल पूछ ले कि 2 फंक्शन हैं और उनको ऐड करा, क्या उनका पीरियड हमें लाइक उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा पीरियोडिक होगा। कोई सोचेगा अच्छा 2 फंक्शन है f(x) और g(x), इनको ऐड किया और ये सवाल वाला पूछ रहा है कि दोनों जो है अपने पीरियोडिक है। अच्छा दोनों पीरियोडिक है तो इसका अपना लेट से l है, इसका लेट से m है, तो अपना पीरियड दोनों का क्या होता है भाई, LCM ऑफ l एंड m। और ऑप्शन में लिखा है कि ऑप्शन लेट से अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन दे रखा है कि जो hx है वो पीरियोडिक होगा, टिक लगा दिया। और एक दे रखा है कि मे और मे नॉट भी पीरियोडिक, और इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। तो आंसर ऑब्वियसली यही होगा, मे और मे नॉट भी पीरियोडिक नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया कि l जो है वो तुम्हारा √3 के बराबर है और m जो है वो तुम्हारा √5 के बराबर है, तो बैंड बच जाएगी भाई, पीरियोडिक नहीं बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है हर 2 फंक्शन जो पीरियोडिक है उनका एडिशन पीरियोडिक हो, इट डिपेंड्स कि वो किस ऑर्डर में दे रखे हैं। तो अगेन एक बार मैं थोड़ा सा तुम्हें एक टेबल बना के दे देता हूँ जिससे तुम भूलो ना, याद रखो तुम। लेट से ये m है, ये l है, दोनों अलग अलग फंक्शंस के अपने ये पीरियड है। और लेट से एक में √3 आ रहा है और एक में अपना √5 आ रहा है, तो ये पीरियड है। टिक और क्रॉस लगाता जाऊंगा, इसका पीरियड अपना पॉसिबल नहीं है। लेट से इसकी वैल्यू √3 है, इसकी वैल्यू 2√3 है, तो इसका पीरियड पॉसिबल है और वो बराबर अपना 2√3 के ही होगा। अनदर केस वॉज एक इरेशनल और एक रैशनल, इसमें तो कतई कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 2 इरेशनल वाला केस था, ये भी 2 इरेशनल वाला केस था, दोनों के पीरियड इरेशनल है ना, और एक इरेशनल और रैशनल वाला केस था। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। और ये एक एनालॉजी दी है ना, इसमें √3 की जगह कोई भी इरेशनल नंबर डाल सकते हो, √5, √7 कुछ भी डाल सकते हो। बेसिकली सेम इरेशनल नंबर्स हैं बट उनके साथ में एक इंटीग्रल मल्टीपल अलग अलग दे रखा है, तो फंडा बदल जाता है। अच्छा सेंगेज बुक में ये लाइन ऐसे दे रखी है, ये पर्टिकुलर इस वाले केस के लिए, कि 2 फंक्शंस जिनका पीरियड इरेशनल है उनका उनके एडिशन का जो पीरियड है f(x) और g(x) दे रखे हैं और इन दोनों का पीरियड ये रैशनल है। तो f(x) प्लस g(x) के अगर पीरियड की बात की जाए तो वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब इन दोनों के बीच में, या फिर आई वुड से कि पीरियड इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे हैव सेम इरेशनल एब्सर्ड। अब ये थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज यूज़ हो गई भाई, सेम इरेशनल एब्सर्ड मतलब ये √3 दोनों में सेम है, और बाहर का जो इंटीग्रल या फिर बाहर 2/3 भी होगा तो भी काम हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप यू गेट इट। काफ़ी डीप डिस्कशन कर लिया हुआ अपन ने, बट अगेन यार वी गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर जे एडवांस, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो कतई नहीं छोड़नी, कॉम्प्लेक्स चीज़ें सारी खा जानी है। एंड अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग विच आई से अगेन एंड अगेन, इन चीज़ों को ऐसे मत देखो यार कितनी बोरिंग कितनी मेस्ड अप चीज़ें, नहीं, तुम एक बहुत ही महान चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। नॉट जस्ट जे एडवांस वो महान चीज़ नहीं है, जे एडवांस जस्ट एक पेपर है, पर तुम ऐसी चीज़ें कर पाओगे जब तुम मैथमेटिक्स को अच्छे से सीख जाओगे जो आमतौर पे लोग नहीं कर पाते। तुम्हारी डिडक्शन स्पीड इंसेन लेवल की हो जाएगी, तुम डीपर चीज़ें सीख पाओगे। जब मैंने मैथ्स को अच्छे से करना सीखा था ना, तो अपनी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के डिसीजन है वो मैं बहुत क्रिटिकल लेवल पर ले पाता हूँ, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली सोच पाता हूँ। और काफ़ी सारा जो इसका पोर्शन आई वुड से मैथमेटिक्स की वजह से बिल्ड हुआ है, जो डीप थिंकिंग का पोर्शन है मेरी लाइफ में। डीप थिंकिंग इंट्रोड्यूस ही मेरी लाइफ में मैथमेटिक्स से हुई है। अब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, बढ़िया, मतलब अच्छे लेवल की डीप थिंकिंग हो जाती है मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसमें जब मैं करता हूँ तो। और मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, किसी को लेट से मैं कोई डिसाइड कर रहा हूँ अपनी लाइफ की सिचुएशन पर खड़ा हुआ हूँ, कुछ भी करना है मेरे को, मैं गहराई से सोच लेता हूँ। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि तुम कभी भी कोई फिजिसिस्ट बनोगे, तुम कोई बड़े लेवल की चीज़ बनाओगे, लेट से तुम कभी कोई रॉकेट बनाओगे, वेग बात करते हैं थोड़ी, तो उसमें ही मैथ्स काम आएगी भाई। बहुत महान चीज़ पढ़ रहे हो तुम, इसको एक आर्ट फॉर्म की तरह देखो। जैसे मोनालिसा पेंटिंग है, वही बड़ी आर्टिस्टिक है, बहुत कमाल की चीज़ें हैं उसमें। ऐसे ये आर्टिस्टिक चीज़ें मजाक नहीं है, किसी ने सालों की मेहनत के बाद बनाया भाई। आई होप यू आर गेटिंग इट। ऐसे रैंडमली नहीं कि यार क्या बोरिंग है, क्या भसाड़ मचा दी, क्या इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए भाई, कितने मस्त रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हैं, उसके बाद क्या मस्त चीज़ क्रिएट हो रही है। ऐसे देखो इसे भाई, ऐसे देखोगे तो अलग ही मज़ा आएगा भाई, गूज़बम्स आने लगेंगे सवाल करते करते। और जब ये हो गया तो समझो तुम खेल जाओगे। जे एडवांस तुम्हारे लिए शायद छोटी चीज़ हो जाए, फिर आसान चीज़ हो सकता है तुम्हारे लिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर अपन ने पीरियोडिक फंक्शंस का टॉपिक अपना काफ़ी अच्छे से ख़त्म किया। एंड में अपन ने कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देखे जिन पर सवाल रेयरली मिलेंगे, बट हो सकता है जे एडवांस इन पर खेल जाए और तुम उन जे एस्पिरेंट्स में से एक होगी जो फट से सॉल्व कर देंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।